हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एज यू ऑल नो कि हमारा ऑलरेडी लेक्चर प्रीवियसली जो कंप्लीट हुआ था वो हमारा टॉपिक था फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हमने कॉजेज़ पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे और उसी के साथ साथ जो है हमने कंप्लीट कर लिया था उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन भी। तो जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिए ऑलरेडी लिंक हमने डाल रखी है, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम हमको टेक्स्ट बुक बता दो, आप कौन सी टेक्स्ट बुक प्रेफर कर रहे हो। बेटा, जो आपके कॉलेजेस में आपके टीचर्स बोलते हैं कि आपको ये टेक्स्ट बुक प्रेफर करना है, आप कॉलेज के हिसाब से उसी टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो। मैं जो है वो मनन प्रकाशन, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, मनन प्रकाशन जो है मैं वो रेफर करी क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस वो रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप भी उस टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड मेरे पास जो है वो PDF है और PDF में आपको किसी को शेयर नहीं कर सकती हूँ कहीं पर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख लो, आप टेक्स्ट बुक खरीद लो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए आपको काम आने ही वाला है। ये मोबाइल से हम स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब मोबाइल से पढ़ने का ज़माना जा चुका है, ऑफलाइन कॉलेजेस चालू हो चुके हैं, क्लासेस चालू हो चुके हैं। तो बेसिकली बच्चा प्लीज़ आप लेक्चर सुन लो, समझ लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चाहिए, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं वैसे भी आपको लेक्चर्स में अपने लास्ट में करवाती ही हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक ले लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन वो टेक्स्ट बुक लो जो आपके कॉलेज में आपको रेफर करने बोला है। कोई कॉलेज विपुल्स भी बोल सकता है, कोई मनन भी बोल सकता है, ज़्यादातर मनन बोलते हैं, इसलिए मैंने मनन से ही पढ़ाया है आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स जिनको डाउट था कौन सा टेक्स्ट बुक यूज़ करती हूँ मैं, वो अभी डाउट जो है आपका वो क्लियर हो चुका रहेगा। और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपके कॉमेंट्स में हमेशा देखते रहती हूँ। आई नो मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के कॉमेंट्स में हमेशा देखती हूँ और मुझे बहुत सपोर्टिव फील हो रहा है जब स्टूडेंट्स अपफ्रंटली सामने से आ रहे हैं। और डेफिनेटली हमारा ये कंप्लीट होने के बाद मैं बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ाने वाली हूँ आपको, कॉमर्स भी पढ़ाने वाली हूँ आपको, और कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं EVS भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि EVS थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें साइंटिफिक टर्म्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई कि मैं किसी को बोल सकूँ EVS पढ़ाने तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको EVS भी पढ़ा दूंगी। तो दैट इज़ माई हेडेक कि मैं कैसे आपको पढ़ाती हूँ। लेकिन आप लोगों को प्लीज़ 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 मेक श्योर लेक्चर्स जो है वो देखने हैं, लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करते हो तो एटलीस्ट अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो जो बेचारे कॉलेजेस नहीं जाते हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारी मेंटल डिसेबिलिटी के ऊपर है। अब ये जो हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो मेंटल डिसेबिलिटी भी आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो हमारा शॉर्ट नोट्स होता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो मेंटल डिसेबिलिटीज़ में अब आंसर्स में हम किस तरीके से क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमको करना है, हमको उसका मीनिंग जो है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप उसके कॉजेज एंड टाइप्स लिख दो, तो आपको ईजिली आप उस आंसर को अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज योर मेंटल डिसेबिलिटी। अब मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटली कोई डिसेबल है, ये हमको कैसे पता चलता है। बेसिकली ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो कम होता है। और उसी के साथ साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। कई बार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको नहीं समझता है क्या हम डिसाइड करने में। जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो भी काफ़ी डिसीजन मेकिंग इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं विद रिगार्ड्स टू सर्टन थिंग्स, राइट। तो यहीं पर क्या होता है, आपका मेंटली चैलेंज्ड पर्सन इज इनकेपेबल टू थिंक एंड एक्ट रैशनली, यानी कि रैशनली सोचना, सबके हित के बारे में सोचना कि कोई भी उससे अफेक्ट बुरी तरीके से ना हो, तो उसको रैशनल डिसीजन बोला जाता है। लेकिन जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं या चैलेंज्ड होते हैं, बेसिकली क्या होता है उनके लिए, वो रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ थिंकिंग पावर। उनका थिंकिंग पावर जो है, जो सोचने की क्षमता है, शक्ति है, वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों ब्लॉक हो जाती है? बिकॉज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। तो ये दो सबसे बड़ा रीजन है किसी भी मेंटली चैलेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। Now there are 3 types of mental handicaps। एक तो होता है आपका मेंटल रिटार्डेशन, एक होता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प थिंग्स, और उसी के साथ साथ आपका मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो 3 टाइप होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर। आपको रिपीट करना है और याद भी करते रहना है क्या 3 टाइप है मेंटल हैंडीकैप्स के, मेंटली हैंडीकैप के। एक है आपका मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, तीसरा है आपका मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट,
मेंटली रिटार्डेड चैलेंज्ड पर्सन किसको बोला जाता है? मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। अ पर्सन हैज़ अ लोअर इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम है। कैसे पता चलेगा कम है? जब उसका आईक्यू लेवल, आईक्यू क्या होता है अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट जो होता है वो बिलो 70 होता है, बिलो 70 होता है आईक्यू लेवल जिसका, उसको हम मेंटली चैलेंज रिटार्डेड पर्सन बोल सकते हैं। नाउ मेंटली रिटार्डेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब मेंटली रिटार्डेड जो हम किसी को बोलते हैं उसका भी क्या है? क्लासिफिकेशन है। तो कैसा क्लासिफिकेशन है? एक तो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है माइल्ड यानी कि थोड़ा सा कम असर होने वाला, तो माइल्ड है यहाँ पर। आईक्यू लेवल इज फ्रॉम 50 टू 69। आईक्यू लेवल जो है वो क्या है? 55 से लेके 69 के स्कोर के अंदर है, तो वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आता है। दिस पर्सन्स लुक फिजिकली नॉर्मल, फिजिकली तो नॉर्मल होते हैं, प्राइमरी लेवल तक दे आर केपेबल ऑफ स्टडिंग बट फाइंड डिफिकल्ट टू लर्न एट सेकेंडरी लेवल। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो आपकी स्टडीज़ होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक आपकी प्राइमरी स्टडी होती है, तो यहाँ तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पर दे आर परफेक्टली फाइन। लेकिन जो आपका सेकेंडरी लेवल आता है पढ़ाई का, तो यहाँ पर इनको डिफिकल्टी होती है पढ़ने में या चीज़ें समझने में या सीखने में। Therefore, it is advisable that these persons should be trained in simple vocational craft। इसीलिए कहा जाता है कि इनको, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, उनको समझाने के लिए कई सारे क्राफ्ट्स और सिंपल वोकेशंस जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, आसान तरीका जिससे कि उनको समझाया जा सके कॉन्सेप्ट। वेयर रीजनेबली हाई आईक्यू लेवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर ऐसे काम सिखाओ उनको जहाँ पर आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत उनको नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेट यानी कि हम इसको एक एवरेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? आईक्यू लेवल जो होता है आपका 35 से 54 के स्कोर में आता है, तो ये होता है आपका मॉडरेट। These persons do not have the ability to learn even at the primary level. They may be trained to do simple tasks under supervision. यानी कि प्राइमरी लेवल पर भी इनको प्रॉब्लम होती है चीज़ें सीखने में। They may be trained to do simple tasks under supervision. तो आसान से आसान काम भी जो इनको सिखाया जाता है वो इनको किसी के सुपरविजन में ही रखकर सिखाया जाता है, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो मॉडरेट होता है, कम होता है कंपैरेटिवली। अब इसके बाद आता है हमारा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जिनका आईक्यू स्कोर होता है 20 से लेकर, आईक्यू स्कोर होता है 20 से लेकर 34 के अंदर। दीज पर्सन्स नीड क्लोज सुपरविजन। अब ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट बी एजुकेटेड, इनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। दे कैन नॉट बी गिवन जॉब्स एज दे कैन नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनका इतना लो आईक्यू है, इसके लिए इनको जॉब ऑफर भी नहीं होता है, क्योंकि इनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हिसाब से वो नहीं होते हैं। दे आर ऑफन रेस्टलेस एंड हैव फ्यू फिजिकल डिफेक्ट्स। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको मेंटली ग्रोथ नहीं होती है, तो फिजिकल भी उनको कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं। आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। एक हमने पढ़ा माइल्ड, एक हमने पढ़ा मॉडरेट, एक हमने पढ़ा सीवियर, जिसमें आईक्यू लेवल क्या होता है 20 से लेकर 34 के बीच में होता है। अब आता है प्रोफाउंड। पर्सन्स विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन हैव एन आईक्यू लेवल बिलो 20। अब ये सबसे सीवियर से भी ज़्यादा वर्स्ट केस होता है, जहाँ पर किसी का आईक्यू लेवल 20 से भी नीचे होगा। देयर मेंटल एज इज लेस देन 3 years। मेंटल एज उनकी, एक होती है हमारी फिजिकल एज जो विद बर्थ हमको मिलती है, राइट। तो यानी कि अगर आप जैसे कि 2000 में बॉर्न हुए हो तो अभी आपकी एज 22 years होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मेंटल एज की बात हो रही, तो मेंटल एज जो उनकी होगी वो हमेशा क्या होगी, 3 साल कम होगी, राइट। सच पर्सन्स हैव फिजिकल डिफेक्ट्स एंड लैक कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि इनको कई सारे फिजिकल डिफेक्ट्स भी होते हैं। दे कैन नॉट बी एजुकेटेड एंड दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट एंड क्लोज सुपरविजन। अब इनको भी पढ़ाया नहीं जा सकता है और इनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। कड़ी नज़र का मतलब होता है सुपरवाइज करना होता है इनकी हर एक एक्टिविटी को, बिकॉज उनका आईक्यू लेवल इतना कम है कि उन्हें कोई चीज़ कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना उठना चलना बोलना करना कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दैट इज़ द रीज़न प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन इज़ क्वाइट सीवियर। अब मेंटल रिटार्डेशन कैन बी क्लासीफाइड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अब मेडिकल ग्राउंड्स में इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो कौन से तरीके के मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। एक है हमारा क्रेटिनिज्म। Now this is a severe congenital thyroid deficiency during childhood which leads to physical and mental deficiency। तो ये जो क्रेटिनिज्म है यहाँ पर फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी दोनों होती है। क्रेटिन्स एग्जिबिट डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म जो आपने अभी पढ़ा है, कौन सा डॉर्फिज्म होता है, डॉर्फिज्म का मतलब होता है जिनका शॉर्ट स्टेच्योर होता है। शॉर्ट स्टेच्योर का मतलब जिनकी हाइट जो है वो छोटी होती है,
short stature because the skeleton fails to grow, क्योंकि बॉडी का skeleton grow ही नहीं हुआ है. They were severe mentally retarded because the brain fails to develop fully. Cretins can be treated with external doses of thyroxine at the early stages of childhood. तो क्रेटिन्स जो है वो कैसे हम उससे डील कर सकते हैं? थायरॉक्सिन के डोजेज जो है वो देकर, कब? जब चाइल्डहुड का अर्ली स्टेज है तब हम उसको क्या कर सकते हैं? क्रेटिन्स को रोका जा सकता है. Next that we have is your Down's syndrome. Down syndrome is basically defect due to extra chromosome. बॉडी में जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऑल ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 46 इन ऑल. यानी कि 23 के अगर पेयर्स है तो वो इंटू 2 हो गए, पैर है यानी कि एक और साथी है एक्स्ट्रा, तो ये हो जाता है आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उनको डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ दे हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो इनका जो क्रोमोसोम होता है दैट इज 47. At the place in their body cells where the 21st chromosome is found, there are 3 chromosomes instead of the unusual pair. तो जैसे कि अगर समझ लो सारे क्रोमोसोम्स का पेयर बना हुआ है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, तो सबका पेयर बना हुआ है. तो जो 21st होता है आपका क्रोमोसोम, तो सबके पैर बने ना, जोड़ी में सब लोग है, लेकिन 21st के बाद सीधा 22nd और 23rd, ये तीनों की जोड़ी जो होती है वो साथ में होती है. तो जब ऐसे क्रोमोसोम्स के पैर एक साथ में होते हैं, 3 क्रोमोसोम्स एक साथ में होंगे, तो किसी को डाउन सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं. हैविंग 3 क्रोमोसोम्स वेयर देयर शुड बी 2 इज कॉल्ड ट्राइसोमी. ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब 3 के लिए यूज होता है, तो क्योंकि 2 से ज्यादा है तो उनको ट्राइसोमी बोला जाता है. बिकॉज चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव 3 क्रोमोसोम्स एट पेयर नंबर 21, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21. क्योंकि उनका क्रोमोसोम का पेयर नंबर 21 के साथ 22, 23 यानी 3 होता है, इसीलिए उनको ट्राइसोमी 21 बोला जाता है. द डाउन सिंड्रोम्स कैन नॉट बी करेक्टेड. डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको ठीक किया नहीं जा सकता है. मोस्ट चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव सिमिलर लुक. इनका जो लुक होता है वो ऑलमोस्ट ये लोग सब एक जैसे ही दिखते हैं. देयर फेसेस आर ऑफन फ्लैट. इनके जो फेस का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है. अलॉन्ग विद दैट विथ स्लैंटेड आलमंड शेप्ड आईज, यानी कि आलमंड यानी बादाम के शेप की इनकी जो आईज है वो होती है. एंड अ टंग दैट स्टिक्स आउट स्लाइटली, और हमेशा जबान जो है, हो सकता है जैसे इनको जबान जो है वो बाहर रखने की आदत होगी. तो ये होता है तुम्हारे डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स. देयर मसल टोन में बी पुअर. देयर हैंड्स आर ऑफन शॉर्ट एंड ब्रॉड. उनके जो मसल्स, जो टोन होते हैं, मसल्स भी उनके काफ़ी वीक होते हैं. उसी के साथ साथ हैंड्स आर ऑफन शॉर्ट एंड ब्रॉड. हाथ जो होंगे वो थोड़े से शॉर्ट भी हो सकते हैं. विद अ स्पेशल क्रीज इन द पाम एंड अ कर्व इन देयर फिंगर्स. बेसिकली दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. अगर आपको देखना है डाउन सिंड्रोम के जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, तो आप गूगल पे जाके डाउन सिंड्रोम को डाल सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. Now next that we have is hydrocephalus. बेसिकली यहाँ पर ना थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स जो है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया है. मैं जानती हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर आप इस आंसर्स को अच्छे से याद करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इनको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. हाइड्रोसेलेफस बेसिकली एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो आपके जो स्पाइनल में जो फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन होना, यानी कि उसका जमा होना. इन द ब्रेन ऑफ अ बेबी, बच्चे के ब्रेन में जो है वो जमा हो जाता है ये फ्लूइड. If the fontanelles have not yet closed, the head bulges in response to the increased pressure. अब जो head bulges यानी कि काफ़ी ज़्यादा, जब वो fluid है, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पानी भर दो तो वो बल्जी हो जाता है, राइट. जैसे बलून में अगर आपने भर दिया तो वो बल्जी हो गया, काफ़ी हैवी हो गया. तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो सप्लाई हो रहा है कहाँ पर, ब्रेन में बच्चे के, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बल्ज की वजह से वहाँ पर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. कहाँ पर, ब्रेन में. मीनवाइल द फ्लूइड एक्यूमुलेशन कंप्रेसेस एंड damages the delicate tissues of the nervous system. इसी के साथ वो क्या करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके जो टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज करता है. क्यों डैमेज करता है? बिकॉज देयर इज अ बल्ज, देयर इज अ increased pressure on the brain of a baby. तो delicate tissues को क्या करता है, वो डैमेज करता है, which causes mental retardation, जिसकी वजह से mental retardation का प्रॉब्लम एक बच्चा जो है वो फेस करता है. mental retardation क्या होता है ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा है, जहाँ पर IQ लेवल जो है वो 70 से बिलो होता है. उसके अंदर भी अलग अलग टाइप है. माइल्ड mental retardation, then we have moderate, then we have severe, then we have profound.
Then we have the next type is microcephalus. This type of individual displays an abnormally small head, यानी कि abnormally इनका जो सर होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है. There is a premature closing of the interior fontanelle so that the brain has insufficient room for growth resulting in mental retardation. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर there is no room for growth. Insufficient का मतलब होता है लैक ऑफ यानी कि देर इज नो रूम, कोई जगह ही नहीं है ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए मेंटल रिटार्डेशन होता है. नेक्स्ट इज ग्लेक्टोसाइमिया. नाउ व्हाट इज ग्लेक्टोसाइमिया? In this case, the mental retardation is because of biochemical defect in the body of the child. बच्चे के जो बॉडी में किस तरीके का डिफेक्ट होने के चांसेस है? बायोकेमिकल डिफेक्ट जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उनको गैलेक्टोसाइमिया हो सकता है. बिग कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. अब ये जो मेंटल रिटार्डेशन की हम बात करें, उसके कॉजेज क्या, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो हेरिडिटरी फैक्टर्स होता है, हेरिडिटरी जो हमको पेरेंट्स से मिले हो या उनके पेरेंट्स से कैरी फॉरवर्ड जनरेशन टू जनरेशन आए हो. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स का सही से काम नहीं करना, बायोकेमिकल डिफेक्ट्स होना, इनटेक ऑफ हैवी डोसेस ऑफ मेडिसिन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर माँ ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी दवाइयाँ लिए जो हैवी डोजेस वाली होगी तो उसका असर बच्चे के दिमाग पर पड़ सकता है. एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेज, जैसे मैंने कहा एक्सरे रूम में जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जो रेडिएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो बच्चे के दिमाग पर असर कर सकता है इफ़ अ प्रेग्नेंट लेडी इज इन एन एक्सरे रूम. एडिक्शन टू एल्कोहल एंड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, किसी तरीके का इन्फेक्शन या डिजीज जैसे जर्मन मीजल्स मैंने आपको बताया था, रुबेला जिसको हम बोलते हैं, वो भी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द मदर. ब्रेन इंजरी एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी किसी तरीके से बच्चे के दिमाग पर अगर कोई इंजरी हो गई तो वो भी बच्चे की मेंटल ग्रोथ को क्या करता है, रोके रखता है. तो दीज आर सम ऑफ दी कॉजेज. कॉजेज का मतलब होता है दीज आर सम ऑफ दी रीजंस. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर दी रीजंस, तो प्लीज मत सोचना टेक्स्ट बुक में कहीं मेंशन नहीं है. रीजंस यानी कि कॉजेज होते हैं, ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Okay, now with this we are done with causes. Now next that we are going to move ahead with is ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. अब ये जो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है, कैसे मेंटल रिटार्डेशन रोका जा सकता है, तो बिना किसी झूठा वादा किए सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो इसके अंदर है सबसे पहली लाइन, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर मेंटल रिटार्डेशन. मेंटली अगर कोई रिटार्डेड है, चैलेंज है, उसके लिए किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. फिजिकल डिफेक्ट में ट्रीटमेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन में ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि बाय बर्थ अगर किसी का आईक्यू लेवल उस तरीके का रहा, जो हमने कॉजेज देखे, रीजंस देखे, तो हम उसको अचानक से चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं होता है. लेकिन क्रेटिनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ थायरॉक्सिन. क्रेटिनिज्म जो हमने देखा वो क्लियर हो सकता है कैसे, जहाँ पर थायरॉक्सिन का सप्लाई अगर ज़्यादा दिया, इफ डिटेक्टेड एट द अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड. लेकिन ये थायरॉक्सिन आप कभी दोगे जब बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आपने देख लिया है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको लगता है बच्चा मेंटली चैलेंज की तरफ जा रहा है, तो थायरॉक्सिन का सप्लाई जो है अगर क्रेटिनिन से वो फेस कर रहा है तो उसको थायरॉक्सिन का सप्लाई जो है वो बढ़ाया जा सकता है. नाउ प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल मेंटल रिटार्डेशन. अब क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की है कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है. सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रिवेंशन की, प्रिकॉशन लेने की एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे किसी तरीके की बीमारी, किसी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें कॉजेज है ना, तो इन सब का अगर कंजम्पशन ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली कोई चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा. नाउ द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर. अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए लोगों के अंदर फॉर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन ऑफ अ चाइल्ड. प्रेग्नेंट मदर्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ सर्टन हार्मफुल ड्रग्स. तो औरतों को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हार्मफुल ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, एक्सरेज जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको अवॉइड करनी चाहिए. नाउ डाउन सिंड्रोम जो है इट कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी. स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी कंडक्टेड टू डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम. अब डाउन सिंड्रोम जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में पहले ही पता लगाया जा सकता है. कैसे? कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जहाँ पर हमको पता चलता है कि जो बच्चा है उसके अंदर अगर किसी तरीके का डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम अगर वो फेस करे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल ग्रोथ को भी रोकता है मेंटल ग्रोथ के साथ साथ, तो उसका पता लगाया जा सकता है. मोस्ट पीपल फील दैट इट इज़ बेटर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी इन सच अ सिचुएशन. तो यहाँ पर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम तो देखो हम फैलने से उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि एक ऐसा बेबी दुनिया में आए जो बेचारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र करे, तो कई लोग अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, वहीं पर अबॉर्शन करवा देते हैं.
रिहैबिलिटेशन इज पॉसिबल फॉर मॉडरेट एंड माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप बच्चों को भेज सकते हो। तो रिहैबिलिटेशन में किसके लिए पॉसिबल है? जहाँ पर मॉडरेट और माइल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। माइल्ड यानी कि जिनके अंदर थोड़े कम सिम्टम्स हो और मॉडरेट हो, उसके अलावा हम किसी और को नहीं भेज सकते। देयर आर स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स फॉर मेंटली चैलेंज। अब इसी के साथ साथ जो मेंटली चैलेंज है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक इनको पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर ऑफ सच स्कूल। अब पेरेंट्स को भी एनकरेज करना पड़ता है कि आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंटली चैलेंज लोगों के लिए बनाई गई है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिटीजन्स को हेल्प कर सकती है? सम वेज एवरी सिटीजन कैन हेल्प। डेवलप एम्पैथी एंड नॉट सिंपैथी फॉर मेंटली चैलेंज, यानी कि एम्पैथी फील करो, उनको सिंपैथी मत दिखाओ। सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथी की जरूरत है। एम्पैथी का मतलब होता है आप अपने आप को किसी और की जगह पर रखकर जब सोचते हो कि वो इंसान उस प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है, अगर मैं उस जगह पर होता या होती तो मैं उस जगह पर क्या करता या क्या करती, कैसे फील करती। तो इस तरीके से किसी की इमोशंस को समझना। बेसिकली इन इंग्लिश देयर इज अ प्रोवर्ब विच वी यूज फॉर एम्पैथी, दैट इज पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। तो अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचना, दैट इज एम्पैथी। अप्रिशिएटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द मेंटली चैलेंज, भले वो मेंटली चैलेंज है लेकिन हमको उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है उसके IQ लेवल के हिसाब से हमको उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंटली चैलेंज पर्सन इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री सच एज पैकिंग इंडस्ट्री, पैकिंग हेल्पर्स, होटल इंडस्ट्री सच एज किचन हेल्पर्स, सिंपल टेलरिंग जॉब्स एक्सेट्रा। तो जो मेंटली चैलेंज है हम इसको कंप्लीटली हमारी सोसाइटी से निकाल तो नहीं सकते बाहर, वी हैव टू एक्सेप्ट देम, राइट। तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए? कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पर इनकी हेल्प हम ले सकते हैं, जैसे पैकिंग इंडस्ट्री में पैकिंग का जॉब हो गया, होटल्स में हेल्पर्स का काम हो गया। तो ये सारे काम के लिए हम इनको रख सकते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस नीड टू हेल्प इन द इंक्लूजन प्रोग्राम। तो इंक्लूजन प्रोग्राम मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना, उनको अपने साथ में इंक्लूड करना। अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है तो हमको उसको नहीं इग्नोर करना है कंप्लीटली, रेदर स्कूल्स को सामने से आना चाहिए कि ऐसे बच्चों को भी अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाओ, एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करवाओ। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सेमिनार्स इवेंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेंटली चैलेंज पर्सन। फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करना, किस चीज़ के लिए? ऐसे सेमिनार्स रखो जहाँ पर इन मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए किसी तरीके से हेल्प की जा सके। तो इसके ऊपर कोई ना कोई सेमिनार होता है, तो उस सेमिनार के लिए फाइनेंशियली उसको असिस्ट करना है ऐसे सेमिनार्स को, क्योंकि जब सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं तो डेफिनेटली लोग आएंगे, तो वहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ हाउ वी कैन हेल्प एवरी सिटीजन in some or the other way. Okay, next that we have is learning disables. So persons with learning disability show symptoms of mental retardation. जिनको learning disability का problem होता है, mental retardation उसमें count होता है. The difference between mentally retarded and learning disabled is that of intelligence. तो यहाँ पर learning disability में कुछ सिम्टम्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। वो जो फ़र्क होता है वो फ़र्क होता है आपके इंटेलिजेंस लेवल का। So learning disabled are of normal intelligence but are unable to learn because of some sensory, motor and neural deficiencies. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो लोग होते हैं जिनको learning disabilities होती है, normal intelligence होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको समझ में नहीं आती। हो सकता है उनका न्यूरल डेफिशिएंसी, मोटर स्किल जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है। दे आर स्लो लर्नर्स, हम इनको स्लो लर्नर्स बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इमीडिएटली सीख जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है सीखने में, तो वो स्लो लर्नर्स हो सकते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हो। दे ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो इनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती है, स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि ये स्लो लर्नर्स होते हैं तो उनकी पढ़ाई की नीड थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए इनको स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। द मेन टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? बेसिकली कुछ टाइम पहले हमने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर वो जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, यानी कि मैथ जब देखता था तो उसको अपने आंखों के सामने सारे नंबर्स जो है वो डांस करते हुए दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसको वो कम्प्लीटली उसको समझ में आता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो ये उसकी एक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो दैट वॉज दी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर डिसलेक्सिया। अब होता क्या है डिसलेक्सिया? एन इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट इमेजेस रिसीव फ्रॉम द आईज इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। बेसिकली अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या देख रहे हो आप अपनी आंखों से? यहाँ पर कुछ लिखा है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, आप देख रहे हो, यस और नो? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी के साथ साथ आपका ब्रेन क्या कर रहा है? इस मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके लिए, एनकोड कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप डिकोड कर रहे हो, तो ये आपका नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन हो गया। लेकिन जिसको डिसलेक्सिया होता है वो जो आंखों के सामने देख रहा है, जैसे कि बुक अगर ओपन करके वो कुछ चीज़ उसमें लिखी हुई है वो अगर उसको देख रहा है, लेकिन उसका माइंड उसको समझ नहीं पा रहा है उस चीज़ को कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है जो लिखी हुई है, तो उसको जो कहते
हैं हम, वो डिसलेक्सिया होता है। इट कॉजेज अ मिस्टीरियस डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स, यानी कि मिस्टीरियस डिफिकल्टी, यानी कि यहाँ पर बच्चे को जो है वो डिफिकल्टी होती है जो वर्ड्स दिए, जो सिम्बॉल्स दिए उनको समझने में। द ब्रेन्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न डिस्टॉर्ट्स द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड काउंट। अब ब्रेन जो नॉर्मल हमारा पैटर्न होता है काउंट करने का, जैसे अगर हमने किसी को बोल दिया 10+5, तो हमारा ब्रेन एक काउंटिंग करना शुरू होता है ना, 10+5 इज 15, राइट। लेकिन यहाँ पर डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपको नंबर्स, वर्ड्स, ये सब काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेटर्स इन वर्ड सीम ट्रांसपोज रिवर्स और अपसाइड डाउन। अब जो लेटर्स लिखे रहते हैं, जैसे वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम था, हमने जो मूवी देखी थी तारे ज़मीन पर, जो भी नंबर्स होते थे वो उसको डांस करते हुए दिखाई देते थे, राइट। तो यही प्रॉब्लम होती है जब कोई बच्चा डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहा है। क्या प्रॉब्लम आती है, या तो जो लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर जो चीज़ सीधी लिखी हुई है उनको ऊपर नीचे दिखाई देता है लिखा हुआ, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो उसको कंप्लीटली समझ नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड डॉग बिकम्स बॉग और गॉड, यानी कि क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में जिनको, जैसे कि डी और बी, ये ऑलमोस्ट सेम साउंड करता है, ये ऑलमोस्ट दिखने में हमको या लिखने में सेम लगता है। डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये डिफरेंस जो है ये समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ये वर्ड यहाँ पर दिया, एग्जाम्पल डॉग दिया है, तो उनको उस बदले में क्या दिखाई देगा, वो बॉग या गॉड साउंड करेगा और दिखाई देगा। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसलेक्सिया इज स्टिल अननोन। आज भी डिसलेक्सिया क्यों बच्चों के अंदर है, क्या रीज़न है इसका मेन, वो आज भी पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्पेयरमेंट है वर्ड्स को, नंबर्स को समझ। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट मेंटल डिसऑर्डर। क्या होता है एग्जैक्टली ये मेंटल डिसऑर्डर? सम इंडिविजुअल सफर फ्रॉम इमोशनल, बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कॉज मेंटल हैंडीकैप एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। अब क्या होता है ये मेंटल डिसऑर्डर? कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी सफ़र कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ इमोशनल और बिहेवियरल भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर मीन्स पुअर मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल सीकनेस। पुअर मेंटल यानी कि जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है ना, हम अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमको लगता है मेंटल हेल्थ क्या होती है यार, ये तो आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जैसे मम्मियों को अगर बोल दो तो बोलते हैं आप कुछ ज़्यादा ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़ोन के यूज़ से मेंटल हेल्थ का ज़्यादा लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। फिजिकल हेल्थ, जैसे हमारा सर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, बॉडी में पेन है, तो हम चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अगर हम किसी को स्ट्रेस में देखते हैं, डिप्रेशन में देखते हैं, हमको लगता है यार ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इंसान एक टाइम के बाद इन चीज़ों से बाहर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। जो पुअर मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत होती है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता है, नर्वसनेस का प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है किसी भी इंसान के अंदर। एन इंडिविजुअल विद मेंटल डिसऑर्डर हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो मेंटल डिसऑर्डर से जो गुजर रहा होता है उसका बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, उसी के साथ साथ उसको इमोशनली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका साइकोसिस और एक होता है आपका न्यूरोसिस। साइकोसिस क्या होता है? पर्सन्स लूज देयर रीजनिंग सेंस, यानी कि हम कोई चीज़ का सही से रीज़न या एक्सप्लेनेशन ना तो समझ पाते हैं और ना ही हम दे पाते हैं, ये हमारा साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर हो गया। दे थिंक ओनली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। किसमें? साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर में। हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। शिजोफ्रेनिया बेसिकली एक टाइप ऑफ डर होता है। शिजोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ साइकोसिस। पर्सन सफरिंग फ्रॉम शिजोफ्रेनिया हैव कंटिन्यूस डेल्यूशंस एंड हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है अपने माइंड में ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो सिचुएशंस जो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हमने इमेजिन कर रखी है या सोच रखी है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ देखी होगी, हॉरर मूवीज़ देखी, तो हॉरर मूवीज़ में कई बार ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने बोला, जैसे हीरोइन ने अगर बोल दिया हीरो को कि यार मुझे वहाँ पर कोई था, कोई दिखाई दिया, मैंने किसी को देखा, वहाँ कोई एग्जिस्ट करता है, तो यूजुअली जो मूवी होती है उसमें तो ऑफकोर्स उसमें डायलॉग्स तो क्रिएट करेंगे। तो डायलॉग्स में वो क्या बोलता है हीरो कि हो सकता है ये तुम्हारी मन घड़न कहानी होगी, या फिर तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा, तुम सोचते हुए कोई सपना देख रही होगी, या तुमने ओवर थिंक किया होगा। तो क्योंकि उसने ऐसी एक सिचुएशन देखी है लेकिन उसके हिसाब से वो एग्जिस्ट नहीं करती है, किसके? हीरो के हिसाब से, तो उनको हेल्यूसिनेशंस बोला जाता है। ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना जो एग्जिस्ट करती नहीं है। आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ें दिख रही है लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर में होता है जहाँ पर हेल्यूसिनेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Neurosis. It is a mild mental disorder. The main symptom is anxiety, which causes malfunctioning of the brain. There are various types of neurosis. Split personality are one of them. Split personality is one of them. Sorry.
ओके तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यूरोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है, माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन जो है वो सही से नहीं हो रहा है। मेन सिम्टम होता है उसका एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है एक नर्वसनेस की फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, वी आर नर्वस। जैसे कि अगर हमको जानना एंग्जाइटी कौन सी ऐसी फीलिंग है, जैसे अगर आपको पता चल जाए कल आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस आ जाता है ना, जब तक हमने रिजल्ट चेक नहीं किया तब तक एक एंग्जाइटी जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर। तो ये जो न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर है, इसका एंग्जाइटी जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है, यानी कि उसका एक सिम्टम होता है, एक सिग्नल होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोसिस में स्प्लिट पर्सनालिटी इज वन ऑफ देम। स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होता है, इंसान की दो अलग अलग पर्सनालिटी होती है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुश है, लेकिन कहीं पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली दुखी भी है। तो ये एक न्यूरोसिस जो है वो उसका स्प्लिट पर्सनालिटी मेंटल डिसऑर्डर है। कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आर हेरिडिटरी। मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है, यानी कि हमको जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन होकर भी आ सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। इन मेनी केसेस मेंटल डिसऑर्डर्स टेक प्लेस ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बेसिकली क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में हमने देखा कई सारे मेंटली चैलेंज के लिए कॉजेज देखे हैं, टाइप्स देखे हैं, तो वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रीजन हो सकते हैं किसी इंसान को मेंटली डिसऑर्डर के लिए। अब उसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन हम देख लेते हैं। हमने प्रॉब्लम तो देख लिया, तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट साइकोसिस बट मे बी पॉसिबल टू ट्रीट न्यूरोसिस। साइकोसिस जो होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन किसको चांसेस है ट्रीट करने के, न्यूरोसिस जो होता है आपका उसको ट्रीट करने के चांसेस होते हैं। मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी हैव रोल इन ट्रीटमेंट। तो बेसिकली मेडिकेशन यानी दवाइयों के साथ और साइकोथेरेपी अगर दी जाए उनको साइकोलॉजिकली, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास बुलाया गया तो वहाँ जाकर उनको थेरेपी देकर ट्रीटमेंट हो सकता है। हाउएवर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बेसिकली ये इंसान जो है जो सफ़र कर रहा है साइकोसिस से, न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू ट्रीट फिजिकल डिसऑर्डर्स बट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट मेंटल पेशेंट्स। जैसे मैंने कहा हम फिजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर तो काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल ट्रीटमेंट करना तो बहुत आसान है, फिजिकली अगर कोई डिसेबल है तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान है, लेकिन अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है, मेंटली कोई स्ट्रेस में है, मेंटल हेल्थ किसी की खराब है, तो उनका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बात हो जाती है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। द पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट प्रॉपर चाइल्ड केयर, यानी कि बच्चों का ध्यान देने के लिए पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए और एजुकेट भी करना चाहिए। दे शुड बी ट्रेन टू टेक केयर ऑफ अ सेंसिटिव चाइल्ड टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि क्यों एजुकेशन देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा यूजुअली मॉम्स को क्या लगता है हमारे कि सेलफोन ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, ज़्यादा फ़ोन में देख रहे हो इसलिए सर दुख रहा है, ज़्यादा फ़ोन में देख रहे हो इसलिए काफ़ी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, लेकिन फ़ोन इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। देयर आर सर्टन थिंग्स, अ पर्सन इमोशनली गोइंग थ्रू समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन फॉर मेंटल डिसऑर्डर, राइट। तो इसी के साथ साथ पेरेंट्स को एजुकेशन देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रेस में होंगे, जो डिप्रेशन में होंगे, जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो। इसीलिए यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहिए। कोई एक सेंसिटिव चाइल्ड होगा, सेंसिटिव चाइल्ड मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अगर दो भाई हो बेसिकली, उसमें से अगर पेरेंट्स आपको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप छोटे हो, आपको ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, बड़े भाई बहन को नहीं मिल रहा है, या वाइज वर्सा होगा, तो जो अपोजिट आपका होगा भाई या बहन, उसको हमेशा आपके लिए क्या होगा, नफरत और जलन पैदा होते जाएगी उसके अंदर। तो ये भी एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चाइल्ड है। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इमोशनली आपके आने के पहले कनेक्ट रहा होगा, लेकिन आपके आने से कहीं ना कहीं उसको प्यार मोहब्बत उतना नहीं मिल रहा है पेरेंट्स से, तो ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना ज़रूरी है कि ऐसे सेंसिटिव चाइल्ड जो है उनका ध्यान दो, वरना इट कैन लीड टू अ मेंटल डिसऑर्डर। सो दीज वेर सम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। पूरी तरीके से हम कुछ चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेजेस पर कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दे तो हम उनको कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट योर सोशली हैंडीकैप, और उसके क्या सर्विसेज है जो कि हैंडीकैप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, बट दैट वी आर गोना कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.